हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज एसएन इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सैफुल्लाह। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। और इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, रिलेटिव परमिटिविटी, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। अगर आपने उन तमाम लेक्चर्स को क्लियर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने उन तमाम लेक्चर्स को नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दिया हुआ है, आप जा करके उस लेक्चर्स को कंप्लीट करें ताकि जो कॉन्सेप्ट आज हम सिखाने जा रहे हैं वो बेहतर तरीके से आप समझ सकें। और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और वेक्टर फॉर्म्स जो पढ़ेंगे हम लोग कूलम्ब्स लॉ का, उसमें यानी कि फॉर्मूले को ड्राइव करने के साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। और वो न्यूमेरिकल सीखेंगे बनाने के लिए किस तरीके से, और नीट का भी क्वेश्चन देखेंगे, यानी AIPMT का क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से सवाल पूछा गया था वेक्टर फॉर्म से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब लॉ। टॉपिक है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो ये हेडिंग दे दीजिए। देखिए समझिएगा, हम लोगों ने इससे पहले मैग्नीट्यूड वाला पढ़ा था पोर्शन। तो कूलम्ब्स लॉ, जब भी कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कब होगा? कूलम्ब्स लॉ अप्लाई उस वक्त होगा जब दो चार्ज के बीच फोर्स एक्सर्ट करेगा तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम दो चार्ज लेंगे। एक चार्ज लिया हमने, मान लीजिए कि एक चार्ज लिया Q1, ठीक, और ये लाइन ज्वाइनिंग है। ये दूसरा चार्ज लिया Q2। Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। Q1 चार्ज और Q2 चार्ज दोनों पॉजिटिव नेचर का। कैसा नेचर का? पॉजिटिव नेचर का। और इसको हमने एक पोजीशन पर रखा, वो पोजीशन वेक्टर हमने माना R वेक्टर। ये इस डायरेक्शन में रखा हमने, ठीक, क्योंकि दोनों पे फोर्स जो एक्ट करेगा वो लाइन ज्वाइनिंग होना चाहिए, और दोनों का पोजीशन वेक्टर है, जो डिस्टेंस है वो R वेक्टर पे रखा। अब हम फोर्स देखेंगे Q2 पर फोर्स क्या लगेगा, यानी Q2 पर जो फोर्स लगना चाहिए वो क्या लगेगा Q1 के जरिए। तो देखिए दोनों पॉजिटिव नेचर का है, तो पॉजिटिव नेचर होने की वजह से कैसा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो Q2 पर अगर हम फोर्स देखेंगे तो Q2 पर जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये लगेगा फोर्स, ठीक। फोर्स दो फॉर्म में होता है, वेक्टर फॉर्म और मैग्नीट्यूड, वेक्टर फॉर्म में होता है फोर्स, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में हम निकालने के लिए सीख रहे हैं किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, बात करें कि कोई भी चीज़ जो वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी, उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा? डायरेक्शन। यानी ये दो चीज़ मिल करके और वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा, वो वेक्टर बन जाता है। तो ये Q1 और Q2 हो गया। तो Q1 और Q2 हुआ तो क्या आया? फोर्स हमारा F21 आया। तो हम लोगों ने जो पढ़ा था, अगर इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला F21। मैग्नीट्यूड के लिए मोड देते हैं, ठीक। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? Q1 इंटू Q2 बाई R²। यही फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड के लिए कूलम्ब्स लॉ का। लेकिन हमें किस फॉर्म में निकालना? वेक्टर फॉर्म में निकालना है इसको। तो वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए वेक्टर फॉर्म, मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है, अब इसमें एक चीज मिस कर रहा है। वो क्या मिस कर रहा है? डायरेक्शन मिस कर रहा है। तो अगर हमें फोर्स वेक्टर फॉर्म में लाना है तो इस मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन देने का काम जो करता है, जो यानी वेक्टर फॉर्म, वेक्टर में जो डायरेक्शन देने का काम करता है वो यूनिट वेक्टर देने का काम करता है। ये बात याद रखिएगा, यानी यूनिट वेक्टर ही वो चीज है जो डायरेक्शन बताता है। जैसे मान लीजिए कि ए कोई वेक्टर है, ठीक। तो ए कोई वेक्टर है तो ए का मैग्नीट्यूड हुआ और एक डायरेक्शन हुआ, यानी ये यूनिट वेक्टर हुआ। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलकर क्या बनाया? वेक्टर बनाया। तो यही चीज जो है, यानी ये यूनिट वेक्टर असल में क्या बता रहा है? डायरेक्शन को बता रहा है। तो अगर हम इसमें ये मैग्नीट्यूड हमारा दिया हुआ है, तो इसमें अगर हमें निकालना है क्या? डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें डायरेक्शन से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वो डायरेक्शन क्या है? R है। तो हम क्या करेंगे? R यहां पर F21 के Q1 इंटू Q2 बाई R², R कैप, ठीक। ये R यूनिट वेक्टर हो गया,
यानी यूनिट वेक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर कहा जाए तो ऐसे अगर कह सकते हैं फोर्स 2 1 जो है वो क्या हो गया, ये फोर्स अगर हमें मैग्नीट्यूड अगर हम फोर्स इसमें निकाल रहे हैं, मतलब वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड को हम क्या करेंगे, एक मिनट समझिए इसको फिर से। देखिए अगर हमें निकालना है फोर्स सिर्फ वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, तो हम मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर किस चीज को देगा, डायरेक्शन को देगा। तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो गया, k q1 इंटू q2 बाई आर स्क्वायर। यूनिट वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, r कैप हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब ये r कैप का मतलब क्या हुआ, r कैप का मतलब हुआ कि r वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा r का, तो r वेक्टर बाई r मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हुआ। देखिए यहां से आप निकाल सकते हैं यूनिट वेक्टर, ये नीचे चला जाएगा, सिंपल सा है। तो अब हमें क्या करना है, इसके जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, k q1 इंटू q2 बाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया, r वेक्टर बाई r का मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इन वेक्टर फॉर्म k q1 इंटू q2 बाई ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो r वेक्टर का क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड जो होगा उसका क्यूब करेंगे और ऊपर में r वेक्टर लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला किसका, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। यानी वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ का ये फॉर्मूला हो गया। अगर जनरली इस तरीके से दिया रहेगा तो r का मैग्नीट्यूड और r वेक्टर के फॉर्म में हम लिख देंगे। अब इसी फॉर्मूला को अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से देखें, इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से देखेंगे तो वो किस तरीके से निकलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां हम लोग वेक्टर का साइन दे सकते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं। इसे मिटा देते हैं, इसे आप उतार लीजिए। अब देखिए इस कूलम्स लॉ यानी कि वेक्टर फॉर्म में हमने जो पहले निकाला था, अब वो अगर आपको दिया रहे इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल से समझिए। देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे हम। एक मिनट, बोर्ड भींगा हुआ है। तो देखिए यहां पर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो जैसे मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक, अब एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है, सपोज दैट यहां पर चार्ज रखा हुआ है कि एक पोजीशन है आपके चार्ज का, जैसे Q1 मान लीजिए, Q1 चार्ज है और इसका पोजीशन ओरिजिन से देखा गया तो ये R1 वेक्टर हुआ। ठीक, एक चार्ज आपका यहां पर रखा हुआ है Q2, ठीक है, Q1 और Q2, इसका पोजीशन क्या हो गया, R2 हो गया। ठीक, अब क्या है, ये लाइन ज्वाइनिंग करेगा क्योंकि फोर्स जो एक्ट करेगा वो लाइन ज्वाइनिंग पे करेगा एक्ट। तो ये जो इस पर फोर्स लगाएगा तो वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब ये जो पोजीशन होगा, ये दोनों के बीच का जो पोजीशन होगा, ये इस डायरेक्शन में लेंगे, ये आर वेक्टर होगा। ठीक, अब देखिए ट्रायंगल लॉ से हम लोग ये बात जानते हैं और ये बात हम लोगों ने सीखा है कि अगर 3 वेक्टर दिया हुआ है इस तरीके से 3 वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर ये है, ये इसका डायरेक्शन, ये इसका डायरेक्शन, इस हिसाब से डायरेक्शन देना जरूरी है। ठीक, तो अगर इस तरीके से दिया हुआ और ये R1 है और ये R है और ये R2 है, ठीक, ये R2 R1 R, तो ट्रायंगल लॉ से हम जानते हैं कि R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर R2 वेक्टर, ये होगा। ठीक, तो R वेक्टर बराबर क्या होगा, R वेक्टर बराबर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हम करेंगे।
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब जरा से यहाँ पर ध्यान दीजिए ये चीज़ कि R2 माइनस R1 वेक्टर क्यों किया और किस लिए किया। तो अब हम इसमें निकालने जा रहे हैं इसका वेक्टर फॉर्म, किस तरीके से निकालेंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये चीज़, फॉर्मूला जो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला था वो क्या था, F21 बराबर KQ1 इंटू Q2 R वेक्टर बाई R वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब। ठीक, ये पढ़ा हमने। अब जरा से यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला को हम सेट कर रहे हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। तो KQ1 इंटू Q2 R वेक्टर का वैल्यू क्या हुआ, R2 माइनस R1। तो हमने यहाँ पुट किया R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और बाई और इसका क्या हुआ R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल करके उसका क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। समझ में आई बात। F21, अब देखिए फोर्स लगा 2 पर, किसके जरिए, 1 के जरिए। तो यहाँ डिस्टेंस 2 का माइनस डिस्टेंस 1 का, देखिए पोजीशन वेक्टर 2 का पोजीशन वेक्टर 1 का। तो R2 माइनस R1, 2 1 है तो 2 माइनस 1 हो गया, 2 माइनस 1 हो गया। अगर मान लीजिए इसके जरिए इस पर फोर्स हम निकालते हैं, तो इसके जरिए इस पर फोर्स लगता है तो ये इधर जाता। तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से कूलम्स लॉ क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन करता है। F21 का मैग्नीट्यूड माइनस करेंगे F12, इस तरीके से हम निकालेंगे माइनस में। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आया है ना KQ1 इंटू Q2, ये दोनों को साइन में लेना, हमेशा याद रखिएगा। जब भी आपको अगर न्यूमेरिकल सोल्व करना होगा Q1 और Q2 को किस फॉर्म में लेना पड़ेगा, साइन में लेना पड़ेगा। प्लस माइनस में अगर दिया रहेगा तो उसी फॉर्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं। और जब हम निकालते थे सिर्फ मैग्नीट्यूड तो इसमें प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये जो Q1 और Q2 है इसको किसके साथ लेना है, विथ साइन के साथ लेना है, याद रखिएगा। साइन के साथ लेना जरूरी है न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। तो अगर देखिए हम 1 2 निकालेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ1 इंटू Q2। अब यहाँ पर 1 2 है तो 2 माइनस 1 था, 2 और 1 के हिसाब से। तो यहाँ पर 1 और 2 है तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 वेक्टर हो गया, और बाई R1 माइनस R2 वेक्टर, इसका क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया वेक्टर फॉर्म का, कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला हमने 2 तरीके से समझ लिया। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, एकदम इजी वे में, एकदम आसान कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा भारी नहीं है। वेक्टर वगैरह आपको आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। क्लास 11th में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है वेक्टर, तो आप ज़रूर इस चीज़ को बेहतर और अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि हमने ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करके यहाँ पर R पोजीशन वेक्टर का R2 माइनस R1 निकाला है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई था, ये ओरिजिन था। ठीक, अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे और उस न्यूमेरिकल को सीखेंगे कि किस तरीके से वेक्टर फॉर्म का अगर कोई भी प्रॉब्लम रहे तो हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस पर हम एक AIPMT का क्वेश्चन यानी मेडिकल का क्वेश्चन भी बनाने जा रहे हैं। तो इसे आप उतार लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, कूलम्स लॉ पर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड आउट फोर्स ऑन 2 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज at 3 4 due to -5 कूलम चार्ज at 6 8। ठीक, अब ये क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ। तो देखिए इस सवाल में क्या रहा है कि फाइंड आउट फोर्स ऑन 2C। ठीक है, 2 पर फोर्स निकालना है, 2 पर फोर्स निकालना है। किसके जरिए लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, -5 कूलम चार्ज की वजह से लग रहा है। तो Q1 का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, Q1 का वैल्यू लिखेंगे 2C मान लेते हैं। ठीक, Q1 का वैल्यू हो गया 2C, मतलब 2 कूलम हो गया चार्ज Q1, जो कहाँ पर रखा हुआ है, 3 4 कोऑर्डिनेट पर रखा हुआ है। ठीक, और Q2 का वैल्यू क्या लेंगे,
-5 कूलम चार्ज, जो किस पे रखा हुआ है, 6 8 पर रखा हुआ है। अब देखिए इसको अगर Q1 माना है हम, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, R1। R1 लिखेंगे तो R1 लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर क्या होता है, अगर R1 को हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तो ये x एक्सिस और ये y, तो x को किससे लिखते हैं, i कैप से, ठीक, और प्लस क्या हो जाएगा 4j कैप। क्लियर, R1 हो गया ये। अब इसी तरीके से R2 लिखेंगे क्योंकि इसमें z का नहीं दिया हुआ है, क्या हो जाएगा 6i कैप प्लस 8j कैप। क्लियर। अब आइए देखिए हमें क्या निकालना, फोर्स निकालना। फोर्स निकालना है, वेक्टर फॉर्म में लाना है क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है। तो फोर्स किस पे निकालेंगे, 1 पर। किसकी वजह से, ड्यू 2 की वजह से। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी फोर्स 2 कूलम पर लग रहा है, तो 2 कूलम को हमने क्या माना, Q1, और Q2 किसको माना, -5 कूलम को। तो 1 पे फोर्स लगा किसकी वजह से, 2 की वजह से, यानी -5 कूलम चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है 2 कूलम चार्ज पर। तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे 1 और 2 के लिए, वेक्टर फॉर्म में बताया था K Q1 इंटू Q2 बाई। अब देखिए R क्यूब करते हैं वेक्टर फॉर्म में जब रहता है, तो क्या 1 और 2 है, तो क्या करेंगे R वेक्टर 1 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका क्या करेंगे क्यूब, इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब, और उसके बाद क्या करेंगे ऊपर में वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे R1 माइनस R2 वेक्टर का जो वैल्यू आएगा उसे लिख देंगे हम। क्लियर ये बात। तो अब देखिए हमें क्या है, R1 माइनस R2 वेक्टर हमें मालूम होना चाहिए, इसका वैल्यू क्या होगा और इसका मैग्नीट्यूड, और इस फॉर्मूला पे सेट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं R1 माइनस R2। तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अगर हम निकालेंगे तो देखिए 3 में से 6 घटाएंगे तो -3i कैप आएगा, और 4 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, -4j कैप आएगा। ये आ गया हमारा। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड अब निकालें तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है R मोड R1 माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट होता है -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। आप जानते हैं ना कोई भी चीज वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उस पर ये करते हैं, 3 वेक्टर होता है x y z, ये 3 होता है, तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर निकाला जाता है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर x और y दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 9 + 16 अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का वैल्यू क्या होगा 5। ठीक, तो 5 आया मैग्नीट्यूड इसका, और ये वेक्टर फॉर्म में आया। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, k को k रहने दिया अभी, Q1 किस में है 2, ठीक, और Q2 का वैल्यू किस में, माइनस में, तो माइनस साइन के साथ लेना है, तो क्या हुआ -5, और बाई R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 का वैल्यू जो आप लिखेंगे R1 माइनस R2, यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या रहा, मैग्नीट्यूड निकाला कितना आया 5 आया, तो 5 का क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। क्लियर। R1 माइनस R2 वेक्टर फॉर्म में जो लाया है ये लिखेंगे 3i कैप -3i कैप -4j कैप। क्लियर ये बात। अब देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 -10k हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 5q हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं -10k -3i कैप -4j कैप, और बाई 5q का वैल्यू कितना हो जाएगा 125। ठीक, अब इसको अगर हम काटें तो 2 5 जा 10 होगा, और 25 जा जो हो जाएगा 125 हो जाएगा। क्लियर। तो ये वैल्यू आ गया। अब माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो गया 2k 3i कैप माइनस माइनस प्लस प्लस 4j कैप, और बाई क्या हो गया 25। ये हमारा आंसर हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है। और अगर हम चाहे तो इसमें k का वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं, यानी k का वैल्यू पुट करके, k का वैल्यू आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का 9 × 10⁻⁹ पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एकदम आराम से। तो ये सब देखिए कॉन्सेप्ट जो है ना आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं सीखिएगा, नहीं समझिएगा तो फिर आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। इसलिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी है, और न्यूमेरिकल बनाने के लिए खासकर तो और ज़रूरी है। और जो हम लेवल आपको दे रहे हैं वो ऐसा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा रहे, उस पर न्यूमेरिकल बता रहे। एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाया, इसे पिछले वाला वीडियो आप देखिए, कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, फिर उस पर न्यूमेरिकल बनाया आपने। तो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है अच्छे तरीके से कि हाँ हम किस तरीके से वो जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, जो हमने फॉर्मूला या जो भी मेथड सीखा है, उस पर जो हमने न्यूमेरिकल बनाया, वो न्यूमेरिकल किस तरीके से बनेगा, ये इंपॉर्टेंट बात होता है। दोनों बात ज़रूरी है, चाहे वो नीट के एग्जाम के लिए हो, चाहे वो IIT के एग्जाम के लिए हो, यानी जी मेंस और एडवांस के लिए हो, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम के लिए हो।
ठीक है। ये तो ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे AIPMT में जो सवाल पूछा गया था उस सवाल को हम लोग देखते हैं। तो ये इसे आप उतार लीजिए, समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे ये एकदम अच्छे तरीके से। बस इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि वेक्टर फॉर्म में लाना है, ये दिया रहेगा। अगर हम इसको 1 मान रहे तो इसको 2 माना, अगर इसको 2 मानते तो बस ये उलट जाता, फर्क और कुछ होता नहीं। फॉर्मूला सिर्फ ये होता है, यहाँ पर R2 माइनस R1 हो जाता। तो ये हुआ वेक्टर फॉर्म के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत आसान सा प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है, इजी वे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन लिखिए, एन इलेक्ट्रॉन is moving round the nucleus of a hydrogen atom in a circular orbit of radius r. The Coulomb force F between the two is option A ke square by r cube r vector, option B ke square r cap, option C minus ke square r cube r cap, और ऑप्शन डी हो गया माइनस के ई स्क्वायर बाई आर क्यूब आर वेक्टर। ये सवाल है AIPMT का, जो नीट से पहले AIPMT था, 2003 का क्वेश्चन है, बहुत पहले का सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में मूव कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन, कौन सा आइटम है, हाइड्रोजन आइटम। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन आइटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो जैसे अगर हम न्यूक्लियस बनाएं, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिमूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक। और ये आपका न्यूक्लियस है। तो अब जरा ये बताइए कि न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो, ये न्यूक्लियस में तो एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन का चार्ज जो होगा E+ होगा, E+, ठीक है। प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी ये माइनस में और ये प्लस में। अगर इसको हम ऐसे लिखें, समझने वाली बात है बस, और कुछ है नहीं इसमें, -E, ठीक है, -E हुआ और ये +E हुआ, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होने का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होता है कूलम। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में प्रोटॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन किस में होता है, नेगेटिव में होता है। अब ये दोनों का जो बीच का जो रेडियस है वो कितना है, r है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ रेडियस r दिया हुआ। तो फोर्स बोल रहा है निकालने के लिए, फोर्स। तो फोर्स बराबर फॉर्मूला होगा, देखिए वेक्टर फॉर्म में, तो फोर्स बराबर होता है K Q1 × Q2 बाई r वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब और इंटू r वेक्टर, ठीक। तो ऑप्शन जरा देखिए, ये वाला तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ r कैप दिया हुआ, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर तो यूज नहीं करेंगे, यहाँ r वेक्टर होना चाहिए, या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही का फॉर्मूला पुट करके हम लोग लाते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, K हुआ, ठीक, Q1 हमारा -E, Q1 हमारा जो हुआ वो क्या हुआ, -E, और Q2 हमारा क्या हुआ, +E, ठीक। और बाई r मैग्नीट्यूड है तो क्या करेंगे, r का क्यूब करेंगे, r क्यूब हो गया, और ऊपर में क्या करेंगे, r वेक्टर। प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ। तो फॉर्मूला क्या आ गया, फोर्स बराबर -K E² E × E, E² और बाई
आर क्यूब और ऊपर में आर वेक्टर। तो ये हमारा आंसर आया। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ बल्कि ऑप्शन नंबर डी हुआ। क्यों? क्योंकि साइन के साथ वेक्टर फॉर्म में साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई गलती से ये इसे टिक कर देगा तो गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि आंसर ये होना चाहिए। क्योंकि वेक्टर फॉर्म में माइनस प्लस माइनस जो भी रहता है चार्ज का वैल्यू, उसको हम लोग साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद है ये सवाल आप समझ गए। ये FEMT का सवाल था, ये 2003 का। आराम से इजी वे में आप समझ गए। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। आपने इसे बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सीख गए होंगे। तो आप अच्छे से सीख चुके हैं तो इस वीडियो को आप दूसरे तक भी ज़रूर पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।